चलिए आज पौधों की दुनिया में चलते हैं और उनके दो सबसे बड़े प्लेबुक को समझते हैं, C3 और C4। ये सिर्फ साइंस की बातें नहीं हैं, बल्कि इसका सीधा असर हमारी जिंदगियों पर पड़ता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि मक्का चिलचिलाती धूप और गर्मी में भी मजे से बढ़ता है, जबकि गेहूं जैसे पौधे ठंडे मौसम में ही खुश रहते हैं? इसका जवाब ना इन पौधों के अंदर छिपे उनके बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम में है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि एक ही लक्ष्य के लिए पौधे कैसे दो अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। फिर C3 की एक बड़ी गलती को समझेंगे और जानेंगे कि C4 का शानदार अपग्रेड क्या है। और आखिर में ये सब हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम रास्ते से, C3। इसे आप पौधों का ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया के ज्यादातर पौधे इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो ये C3 पौधे हैं क्या? सीधी सी बात है, ये वो पौधे हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस के बाद बनने वाला पहला स्टेबल प्रोडक्ट एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। इसका नाम है 3PGA और इसी 3 कार्बन की वजह से इन्हें C3 नाम मिला है। सिंपल। तो ये C3 प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, ये काफी सीधा है। सबसे पहले हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को रूबिस्को नाम का एक एंजाइम पकड़ता है और उसे एक 5 कार्बन वाले कंपाउंड यानी RUBP से जोड़ देता है। इससे बनते हैं 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स। फिर सूरज की रोशनी से मिली एनर्जी का इस्तेमाल करके इन्हें ग्लूकोज मतलब पौधे के खाने में बदल दिया जाता है। और आखिर में ये साइकिल चलती रहे, इसके लिए RUBP को वापस बना लिया जाता है। लेकिन C3 सिस्टम जितना कॉमन है ना, उतनी ही इसमें एक बड़ी खामी भी है। एक ऐसी गलती जो पौधे को बहुत महंगी पड़ सकती है, खासकर जब हालात मुश्किल हों। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बग है। एक ऐसा बग जो इसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है और पौधे की एनर्जी को बर्बाद करता है। और इस बग का नाम है फोटो रेस्पिरेशन। होता यह है कि रूबिस्को एंजाइम, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ना चाहिए, वो गलती से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। ये एक पूरी तरह से बेकार प्रोसेस है। इसमें पौधे की कीमती एनर्जी वेस्ट होती है और फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी घट जाती है। और ये प्रॉब्लम गर्म और सूखे मौसम में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इससे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, रूबिस्को एक गेट कीपर की तरह है, जिसका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। उसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाना, लेकिन कभी-कभी वो गलती से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और पूरी की पूरी प्रोसेस गड़बड़ा जाती है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? खैर, कुदरत ने इसका भी एक कमाल का हल निकाला, C4 पाथवे। ये एक तरह का इवोल्यूशनरी अपग्रेड है जो फोटो रेस्पिरेशन की समस्या से बचने के लिए ही बना है। C4 का ये सॉल्यूशन 2 जबरदस्त अपग्रेड्स पर टिका है। पहला, एक नया और सुपर एफिशिएंट एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज। ये सिर्फ और सिर्फ CO2 का स्पेशलिस्ट है, ऑक्सीजन को देखता तक नहीं। और दूसरा, पत्तों की एक खास बनावट जिसे क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं। इसमें CO2 के लिए एक VIP या प्राइवेट चेंबर जैसा इंतजाम होता है। तो ये शानदार सिस्टम काम कैसे करता है? इसे एक तरह की CO2 डिलीवरी सर्विस समझिए। सबसे पहले CO2 को एक 4 कार्बन कंपाउंड में बदला जाता है और इसीलिए इसे C4 कहते हैं। फिर इस कंपाउंड को उन खास VIP चेंबर वाले सेल्स में भेजा जाता है। वहाँ CO2 को रिलीज किया जाता है। इससे होता ये है कि रूबिस्को के चारों तरफ CO2 का इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है कि उसकी गलती करने का चांस ही खत्म हो जाता है। तो चलिए अब इन दोनों रणनीतियों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। अगर एक लाइन में कहें तो C3 रणनीति ज्यादा फैली हुई और सिंपल है, लेकिन उसमें वो फोटो रेस्पिरेशन वाली कमी है। वहीं दूसरी तरफ C4 रणनीति थोड़ी कॉम्प्लेक्स और स्पेशल है, लेकिन गर्म और सूखे हालात में बेहद पावरफुल और एफिशिएंट है। आइए अब कुछ मुख्य अंतरों को देखते हैं। सबसे बड़ा फर्क तो फोटो रेस्पिरेशन का ही है। C3 पौधों में ये एक बड़ी समस्या है, जबकि C4 में ये लगभग होती ही नहीं है। C3 सिर्फ एक तरह की सेल यूज करता है, C4 2 तरह की। और सबसे जरूरी, तापमान का अंतर देखिए। C3 पौधे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में सबसे अच्छा काम करते हैं, जबकि C4 पौधे 30 से 45 डिग्री की तेज गर्मी के असली बादशाह हैं। इसीलिए गेहूं और चावल C3 हैं और मक्का और गन्ना C4 हैं। ये चार्ट तो पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। C4 पौधों की गर्म हालात में सर्वाइव करने की और बढ़ने की क्षमता कमाल की है।
बस यही वजह है कि मक्का गर्मी में इतना अच्छा परफॉर्म करता है और गेहूं को ठंडे मौसम की जरूरत पड़ती है। तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारी खाने की थाली से और दुनिया की फूड सिक्योरिटी से है। दुनिया की जो सबसे अहम फसलें हैं ना, वो इन्हीं दो टीमों में बटी हुई हैं, गेहूं और चावल। जो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का पेट भरते हैं, वो C3 पौधे हैं। और दूसरी तरफ मक्का और गन्ना, जो एनर्जी और चीनी के बहुत बड़े सोर्स हैं, वो C4 पौधे हैं। मतलब हम दोनों ही सिस्टम्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और बस यहीं पर ये पूरी बातचीत एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, क्या हमें उन पौधों के बारे में फिर से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी जो हम सभी का पेट भरते हैं? क्या आने वाले समय में C4 जैसी ज़्यादा एफिशिएंट प्रणालियों का रोल और भी बढ़ने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की खेती और हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत मायने रखता है।